बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमारे घर की चार दीवारी में दफन है। ये कहानी है हम तीन बहनों और हमारे एक भाई की। हमारी दुनिया इसी से शुरू होती थी और इसी पर ख़त्म। हमारा घर शहर के एक पुरसकून नवाही इलाके में था। अम्मी अब्बू अक्सर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे और घर पर हम चार ही होते थे। मैं, मुझसे बड़ी बहन फौजिया और सबसे छोटी निमरा और हमारा लाडला, हमारी आंखों का तारा, हमारा भाई दानियाल। फौजिया आपा जैसी के बड़ी बहन होती हैं, थोड़ी संजीदा, थोड़ी जिम्मेदार। वो दानियाल भाई की हर चीज़ का एक माँ की तरह ख्याल रखती थी। इनके कपड़े, इनका खाना, इनकी नींद, सब कुछ इनके निगरानी में होता था। इनकी मोहब्बत में एक रोब था, एक पर्दा था, लेकिन इनकी आंखों में दानियाल भाई के लिए जो चाहत थी वो मैं पढ़ सकती थी। फिर आती है निमरा, सबसे छोटी और सबसे शौक। वो अपनी ही धुन में मगन और बेबाक थी। इसकी मोहब्बत का इजहार बिल्कुल खुला खुला होता था। दानियाल भाई से मजाक करना, इसरार करना, इनसे लिपटना, साथ बैठ कर मूवी देखना और गलती से इनके कंधे पर सर रख कर सो जाना, ये सब इसके रोज़मर्रा के मामूलात थे। वो दानियाल भाई को एक दोस्त की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन इस दोस्ती में छुपी कशिश को सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। और इस कहानी में मैं यानी अलीशा दरमियान में थी। ना फौजिया आपा जैसी संजीदा, ना निमरा जैसी बेबाक। मैं खामोश थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुशाहिदा करने वाली। ऑब्जर्वेशन में अपनी बहनों की हर हरकत और दानियाल भाई के चेहरे पर बदलते हर तासुरात को गौर से देखती थी। मेरी मोहब्बत अलग थी। मैं दानियाल भाई को सबसे बेहतर समझने का दावा करती थी। मैं इनकी आंखों से पढ़ लेते था कि इन्हें कब सुकून चाहिए और कब तन्हाई। हम तीनों में एक अनकही जंग चलती रहती थी और ये जंग थी दानियाल भाई की तवज्जो हासिल करने की। जब वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते तो फौजिया आपा इनके लिए नाश्ता बनाती, निमरा इनके जूते पॉलिश करती और मैं इनकी टाई ठीक करने के बहाने इनके करीब चली जाती। टाई ठीक करते वक्त मेरी उंगलियां जब इनकी गर्दन की शारक को, गोलाई को छूती तो मेरे जिस्म में एक लहर सी दौड़ जाती। मैं इनकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करती और मेरी आंखें शर्म से झुक जाती। वो शायद इसे एक मामूली बात समझते, लेकिन ये मेरे लिए एक जीत का लम्हा होता। रात को जब दानियाल भाई थक हार कर घर आते तो हमारा मुकाबला और भी सख्त हो जाता। फौजिया आपा इनके लिए गर्म दूध का गिलास ले आती, निमरा इनके पाँव दबाने बैठ जाती और मैं इनके सर में तेल की मालिश शुरू कर देती। अपनी उंगलियों के पोरों से जब मैं इनके सर की हल्की फुल्की मालिश करती तो वो आंखें बंद कर लेती। इनके चेहरे पर सुकून देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता, लेकिन इस दौरान मेरी नज़रें फौजिया आपा और निमरा पर होती, जिनकी आंखों में मेरे लिए हसद और जेलसी की आग साफ दिखाई देती थी। हम तीनों जानती थी कि हमारा भाई खूबसूरत है, लंबा कद, मजबूत जिस्म, गहरी आंखें और एक हल्की सी मुस्कुराहट जो किसी का भी दिल मोह ले। यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां इन पर मरती थीं, लेकिन दानियाल भाई का ध्यान हमेशा हम पर होता था। इन्हें शायद अंदाज़ा भी ना होता कि इनकी ये तवज्जो हमारे लिए क्या मायने रखती है। इनकी तरफ से ये बहनों वाली मोहब्बत थी, लेकिन हमारी तरफ से ये मोहब्बत चाहत और जुनून की हदूद को छू रही थी। एक दिन दानियाल भाई घर आए। इनका मूड कुछ ठीक ना था। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। फौजिया आपा परेशान होकर इनके पीछे गई, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा न खोला। निमरा ने दरवाजे पर दस्तक देकर शोर मचा दिया, भाई क्या हुआ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। मैं कुछ देर खड़ी रही, फिर मैंने एक कागज़ पर लिखा, भाई मैं जानती हूँ आप अकेले रहना चाहते हैं, जब आपका दिल हल्का हो जाए तो बाहर आ जाइएगा। मैं नीचे आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफ़ी बना रही हूँ। अलीशा, मैंने वो कागज़ दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। आधे घंटे बाद दानियाल भाई कमरे से बाहर निकले। इनकी आंखें सुर्ख थी। वो सीधे लाउंज में आए जहाँ मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। फौजिया आपा और निमरा हैरत से देखती रह गई जब दानियाल भाई मेरे पास सोफे पर बैठ के और कॉफ़ी का मग उठा लिया। थैंक यू अलीशा, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं भाई, आप ठीक हैं, मैंने नरमी से पूछा। उन्होंने एक लंबी सांस ली। बस फाइनल प्रोजेक्ट का स्ट्रेस है। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ
इनके हाथ पर रखा। मेरा ये हल्का सा लम्स महसूस करके उन्होंने मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। तुम हमेशा कैसे समझ जाती हो कि मुझे क्या चाहिए? उन्होंने पूछा। मेरी इस जीत पर फौजिया आपा और निम्रा के चेहरों पर जो जलन थी वो देखने वाली थी। मैंने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इनकी तरफ देखा। ये मेरी मैनिपुलेशन थी। मैं इन्हें एहसास दिलाती थी कि दानियाल भाई को सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। दिन गुजरते गए और हमारी ये सर्द जंग, कोल्ड वार, गर्माहट पकड़ती गई। हम अब एक दूसरे से दानियाल भाई के मामले में ज़्यादा खुलकर मुकाबला करने लगी थी। अगर निम्रा इनके लिए कोई शर्ट पसंद करती तो मैं इसे ये कहकर रोक देती, नहीं निम्रा, ये कलर भाई पर सूट नहीं करेगा, इन्हें डार्क शेड्स पसंद हैं। अगर फौजिया आपा इनके लिए कोई हैवी खाना बनाती तो मैं कहती, आपा भाई आजकल डाइट पर हैं, इन्हें सलाद पसंद आएगा। हमने इनकी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में दखल देना शुरू कर दिया था। इनके दोस्त, इनकी आउटिंग्स, इनकी पसंद नापसंद सब हम तय करने लगी थीं। दानियाल भाई हमारी इस मोहब्बत और फिक्र को शायद बहनों की जिम्मेदारी समझ रहे थे। इन्हें इस बात का एहसास ही ना हो रहा था कि हम तीनों ने इनके गिर्द एक खूबसूरत रेशम का जाल बुन दिया है जिससे निकलना इनके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। बर्थडे आने वाली थी। हम तीनों ने अलग अलग प्लान्स बनाए। फौजिया आपा ने घर पर एक ग्रैंड डिनर प्लान किया। निम्रा ने इनके दोस्तों के साथ एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की और मैंने कुछ अलग सोचा था। मैं इन्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहती थी जहां सिर्फ मैं और वो हों, जहां कोई तीसरा ना हो। बर्थडे से एक रात पहले हम तीनों दानियाल भाई के कमरे में जमा थीं। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे और हम तीनों इनके बेड पर बैठी इन्हें देख रही थीं। इनकी तवज्जो बिल्कुल काम पर थी। निम्रा ने शरारत से इनकी गर्दन पर फूंक मारी। वो चौंक कर पीछे मुड़े। निम्रा, काम करने दो। उन्होंने हल्की सी झिटकी दी। फौजिया आपा ने इनके बालों में हाथ फेरा। थक गए हो, सो जाओ, अब बस थोड़ा सा काम है आपा, उन्होंने जवाब दिया। मैं खामोश बैठी रही। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, भाई आपकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। मेरी आवाज़ में जो फिक्र और नरमी थी इसने इन्हें मेरी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया। ओके, तुम तीनों जीत गई, मैं सो रहा हूँ। हम तीनों खुश होकर इनके कमरे से निकल गई तो दानियाल भाई ने आवाज़ दी, अलीशा एक मिनट सुनो। फौजिया पर निम्रा रुक गई। इनकी आंखों में सवाल थे। मैंने इन्हें जाने का इशारा किया। जब वो चली गई तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और दानियाल भाई के पास वापस आ गई। जी भाई, वो अलीशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। क्या बात है भाई, सब ठीक है ना? उन्होंने एक गहरा सांस लिया और मेरी आंखों में देखा। इनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी न देखी थी। वो कुछ कहने ही वाले थे कि इनके फ़ोन पर मैसेज टोन बज उठी। उन्होंने फ़ोन उठाया, मैसेज पढ़ा और इनके लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। एक ऐसी मुस्कुराहट जो हम तीनों के लिए न थी। ये कौन है? मैंने बेसाख्ता पूछा। उन्होंने फ़ोन की स्क्रीन लॉक की और मेरी तरफ देखा। इनकी मुस्कुराहट अभी भी कायम थी। वो मरियम है, मेरी क्लास में है, बहुत अच्छी लड़की है, उन्होंने जवाब दिया। लफ्ज़ मरियम मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। एक पल में मेरी जीत का सारा नशा उतर गया। हमारा दुश्मन आ चुका था, एक ऐसा दुश्मन जिससे लड़ना हमारे लिए आसान न था। मैंने अपने चेहरे के तासुरात को कंट्रोल किया और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा कभी हमें भी मिलवाइएगा। लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ चुका था और मैं जानती थी कि ये तूफान अब फौजिया आपा और निम्रा के अंदर भी उठेगा। हमारी अनकही जंग अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अब ये जंग सिर्फ दानियाल भाई की तवज्जो की न थी बल्कि इन्हें हासिल करने की थी और इस जंग में हम तीनों बहनें किसी भी हद तक जा सकती थीं। मरियम का नाम हमारे घर में एक ज़लज़ले, अर्थक्वेक की तरह आया था। इस रात जब मैं कमरे से बाहर निकली तो फौजिया आपा और निम्रा मेरा इंतज़ार कर रही थीं। इनकी आंखों में वही सवाल था जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। मरियम कौन है? फौजिया आपा ने सीधा पूछा। इनकी क्लास फेलो है, मैंने बेरुखी से जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं जानती थी कि इस खबर ने इन्हें भी वैसे ही झटका दिया है जैसा मुझे लगा था। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर एक अजीब सी खामोशी थी। दानियाल भाई अपने फ़ोन पर मुस्कुराते हुए किसी को टेक्स्ट कर रहे थे और हम तीनों इन्हें ज़हर आलूद निगाहों से घूर रही थीं।
हमारा दुश्मन सामने था और अब हम तीनों जो कल तक एक दूसरे की रकीब थीं, इस नए दुश्मन के खिलाफ एक होने जा रही थीं। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही दानियाल भाई यूनिवर्सिटी के लिए निकले, निम्रा ने प्लान बनाया। इसने फौरन अपनी दोस्त को कॉल की और इससे कहा कि दानियाल भाई की बाइक का टायर पंचर करवा दिया जाए। शाम को जब दानियाल भाई परेशान होकर घर आए तो निम्रा ने मासूमियत से कहा, ओ भाई थक गए ना, चलें, अच्छा हुआ मैंने आपके लिए मूवी नाइट प्लान की है, बाप कारण भी तैयार हैं। दानियाल भाई थके हुए थे, उन्होंने मजबूरन हाँ कर दी। मूवी देखते वक्त निम्रा पहले से भी ज़्यादा इनके करीब बैठी। इनका सर इनके कंधे पर था और इसके हाथ अनजाने में इनके हाथ को छू रहे थे। वो इन्हें एहसास दिला रही थी कि इनकी असली खुशी और सुकून अपने घर में अपनी बहनों के साथ है। फौजिया आपा ने दूसरा महल संभाला। उन्होंने अम्मी अब्बू को कॉल करके फिक्रमंदी से बताया कि दानियाल का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। अम्मी ने फौरन दानियाल भाई को कॉल करके एक लंबा लेक्चर दिया और इन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का कहा। ये एक ऐसी आजमूदा चाल थी जिससे दानियाल भाई को जज्बाती तौर पर बांधा जा सकता था। मेरा तरीका सबसे अलग था। मैंने इनके जहन से खेलना शुरू किया। एक रात जब वो मरियम से फ़ोन पर बात कर रहे थे, मैं इनके कमरे में पानी का गिलास ले गई। मैंने इनकी बातों का कुछ हिस्सा सुन लिया था। जब उन्होंने कॉल बंद की तो मैंने मासूमियत से पूछा, भाई क्या आप इस लड़की को लेकर सीरियस हैं? उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। मैंने इनके पास बैठकर इनका हाथ अपने हाथ में लिया। भाई आप हमारे लिए सब कुछ हैं। हम बस ये चाहती हैं कि आप हमेशा खुश रहें। लेकिन क्या ये लड़की आपको हमसे बेहतर समझ सकती है? क्या वो आपकी खामोशी को पढ़ सकती है? क्या वो आपके जिस्म की थकन और आपके जहन को बोझ को महसूस कर सकती है जैसे हम करती हैं? मेरे अल्फाज तीर की तरह थे जो सीधे इनके दिल पर लगे। मैं इनके जहन में शक का बीज बो रही थी। मैं इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि हमारी मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनके चेहरे पर एक कशमकश उभरी। उन्होंने कोई जवाब न दिया, बस मेरा हाथ आहिस्ता से थपथपाते हुए हमारा दबाव काम कर रहा था। दानियाल भाई अब मरियम से मिलने के प्लान्स कम बनाते, वो ज़्यादा वक्त घर पर गुजारते, लेकिन हम ये ना समझ पाए कि हमारा ये जुनून इन्हें कैद कर रहा है। हमारी मोहब्बत इनके लिए एक बोझ बन रही है। वो अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। इनके चेहरे की वो मुस्कुराहट जो मरियम का जिक्र सुनकर आती थी अब गायब हो चुकी थी और इसकी जगह एक अजीब सी बेहिस्सी ने ले ली थी। एक शाम हद हो गई। दानियाल भाई घर आए। वो बहुत खुश थे और इनके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। मैंने मरियम के लिए लिया है, कल इसकी बर्थडे है, उन्होंने एक्साइटमेंट से बताया। हम तीनों के चेहरों पर अंधेरे छा गए। इससे पहले कि दानियाल भाई अपने कमरे में जाते, फौजिया आपा ने इनका रास्ता रोक लिया। तुम्हें हमारा ज़रा भी ख्याल नहीं है। हम दिन रात तुम्हारी फिक्र करती हैं और तुम इस गैर लड़की के लिए तोहफे खरीदते रहते हो। निम्रा ने भी फौरन कहा, भाई वो लड़की आपके लायक नहीं है, हम आपको इसके साथ नहीं देख सकती। दानियाल भाई हैरत से हमें देख रहे थे, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। शायद इन्हें मुझसे समझदारी की उम्मीद थी, लेकिन आज मैं भी अपने जज्बात के आगे मजबूर थी। भाई वो लोग सही कह रहे हैं। फिर मैंने धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा, आप हमारी तरफ देखिए। क्या हमारी मोहब्बत में कोई कमी है जो आपको बाहर खुशियाँ ढूंढनी पड़ रही हैं? इस दिन पहली बार दानियाल भाई हम पर चीखे। इनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि तकलीफ थी। बस बहुत हो गया, तुम तीनों ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया है। वो कांप रहे थे। मैंने हमेशा तुम तीनों को अपनी दुनिया समझा, तुम्हारी हर जिद हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन ये मोहब्बत नहीं कैद है। तुम लोग मुझे अपने कब्जे में करना चाहती हो। मेरा दम घुटता है इस घर में। उन्होंने वो गिफ्ट बॉक्स ज़मीन पर दे मारा। मैं तुम्हारी जगीर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसके अपने जज्बात हैं, अपनी ज़िंदगी है। तुम्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं होता? इनकी आंखों में आंसू थे, ऐसे आंसू जो हम तीनों के दिलों को चीर गए। हम बुत बने खड़े थे। हमने अपने जुनून में अपने ही प्यारे को जख्मी कर दिया था। दानियाल भाई अपने कमरे में चले गए और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इस रात हम तीनों बहनें एक दूसरे के कमरे में ना गईं। हम सब अपने अपने कमरों में अपने अपने तौर पर रोती रहीं। हमने दानियाल भाई की मोहब्बत जीतने की कोशिश में इन्हें खो दिया था। हमारा रेशम का जाल जिसे हम खूबसूरत समझती थीं, असल में एक
घुटन भरा कैद खाना था। अगले कुछ दिन घर में एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी रही। दानियाल भाई हमसे बात नहीं करते थे। वो सुबह चुपचाप यूनिवर्सिटी जाते और रात को देर से आते। हम तीनों के हल्क से नवाला ना उतरता था। इनकी नाराज़गी हमारे लिए मौत से कम ना थी। आखिरकार फौजिया आपा ने हिम्मत की। उन्होंने हम दोनों को बुलाया। हमें दानियाल से माफ़ी मांगनी होगी, हम गलत थीं। हम तीनों इनके कमरे के दरवाजे पर गईं। हमने दस्तक दी। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। इनकी आंखें सूजी हुई थी। माफ़ कर दे भाई, फौजिया आपा रोते हुए इनके कदमों में बैठ गई। निम्रा और मैं भी रो पड़ी। हमें अंदाज़ा न था कि हमारी मोहब्बत आपको तकलीफ़ दे रही है। हम बस आपको खोना नहीं चाहती थीं। मैंने हिचकियों के दरमियान कहा। दानियाल भाई कुछ देर खामोश खड़े रहे, फिर वो नीचे बैठे और फौजिया आपा को उठाया। उन्होंने हम तीनों को अपने गले से लगा लिया। हम चारों बहुत देर तक एक दूसरे के गले लग कर रोते रहे। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, उन्होंने आखिरकार कहा। मैं बस डर गया था। तुम तीनों मेरी बहनें हो, मेरी ताकत हो। इस ताकत को मैं कमज़ोरी मत बनाओ। मुझे थोड़ी सी सांस लेने दो। इस दिन हमारा वो जुनूनी इश्क ख़त्म हुआ और एक पाकीज़ा सच्ची मोहब्बत ने जन्म लिया। हमने अपनी हदूद को समझा। हमने जाना कि मोहब्बत कब्ज़ा करने का नाम नहीं बल्कि आज़ाद करने का नाम है। कुछ हफ्तों बाद दानियाल भाई मरियम को घर ले आए। वो वाक़ईतन एक बहुत सुलझी हुई और प्यारी लड़की थी। हम तीनों ने दिल पर पत्थर रख कर मगर एक मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया। ये मुश्किल था। दिल के किसी कोने में अब भी एक चुभन सी होती थी, लेकिन अब हम अपने भाई की खुशी में खुश रहना सीख रही थीं। आज भी हम दानियाल भाई का वैसा ही ख्याल रखती हैं। आज भी रात को हम इनके कमरे में जाती हैं, लेकिन अब हमारी आंखों में मुकाबला या हसद नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त होती है। वो अनकही जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कभी कभी जब हम तीनों अकेले होती हैं तो एक दूसरे की आंखों में देखकर चुपके से मुस्कुरा देती हैं। हम इस दौर को कभी भूल नहीं सकती। वो दौर जब हम तीनों दीवानी थीं एक ही शख्स के इश्क में। वो एक राज है जो हमेशा हमारे दरमियान रहेगा। तीन बहनें और इनके एक भाई का राज। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।